जय हिंद। इस वीडियो में आज हम लोग विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में एकदम पूरा छीट के समझने वाले हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्लास 10th में हैं, क्लास 12th में हैं या आप किसी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यह टॉपिक अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये प्यारे सर से पढ़ लीजिए। मैं आपको 101% गारंटी देता हूँ कि जरूर समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं और इसको एकदम देहाती भाषा में समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, विद्युत धारा को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, मैं आपको एकदम साधारण से समझाऊं ना कि विद्युत धारा है क्या। तो आपके घर में जो करंट आता है ना, उसी को हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। जैसे कहने का मेरा मतलब है, देखिए यह अगर आप देख पा रहे होंगे लाइट को, मारकरी को, तो यह किससे जल रहा है? तो विद्युत धारा यानी कि करंट से जल रहा है। तो करंट को ही विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा को ही करंट कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब आपको लाइटिंग अच्छे से दिख रहा होगा। अब थोड़ा इसको हम परिभाषा में सजा के बोलते हैं, क्योंकि फिजिक्स में ज़्यादा परिभाषा महत्वपूर्ण रखता है। देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आप समझते हैं, जैसे आप जानते हैं कि परमाणु में 3 कण होता है, 3 मौलिक कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन हुआ। और दूसरा है धारा। धारा का मतलब होता है करंट। तो धारा किसे कहेंगे? किसी भी चीज़ का अचानक फ्लो हो जाना, अचानक बहना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि खून अचानक लगा बहने तो हम क्या कहेंगे? खून की धारा। पानी खूब तेज लगा बहने, खूब पानी बह रहा है तो इनके साथ नहीं, खूब ज़्यादा पानी बह रहा है तो हम कहेंगे पानी की धारा। और कोई हटाहट एकदम गलिया रहा है तो कहेंगे गाली का धारा। अब देखिए, गाँव में महिला सब लगती है झोटा नोचने, तो झोटा नोचने का धारा। उम्मीद है कि आप धारा का मतलब समझ गए। यानी कि यहाँ पे अगर आप कुल मिलाकर कहेंगे तो आप यही कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन का एकदम अचानक बहना, इलेक्ट्रॉन का खूब ज़्यादा मात्रा में अचानक बहना, हम क्या कहेंगे? उसी को हम विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। विद्युत धारा को यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि जो हमारे घर में करंट आता है, जब मैं इलेक्ट्रिक करंट या फिर विद्युत धारा बोलूँ तो आप लोग सिंपल सा करंट ही समझिएगा, बस एकदम देहाती भाषा में। देखिए, करंट को हम एम्पियर में मापते हैं। आप लोग अगर एम्पियर का नाम सुने होंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, हालांकि नहीं सुने तो सुन लीजिए। देखिए, इसको हम एम्पियर में मापते हैं और इसको एम्पियर को हम किससे दर्शाते हैं? ए से दर्शाते हैं। जैसे जो भार होता है, भार मतलब कि द्रव्यमान, आखिर हालांकि इसमें कुछ अंतर है लेकिन अभी के लिए आप नॉर्मली समझ सकते हैं। द्रव्यमान को जैसे हम किलो में मापते हैं, जैसे मान लीजिए कि जैसे मैं अगर गया था आटा की दुकान पे तो आटा तौला रहा था, तो वहाँ पे हमने सोचा कि जुखवा लिए। तो हम जुखाए, जब हम अपने आपको तौले कि हम कितना है, तो हम थे 58 kg। कितना? तो 58 kg। और देखिए यहाँ पे अंतिम में kg लग गया, इसका मतलब कि द्रव्यमान को हम, द्रव्यमान का एसआई मात्रा क्या होता है? तो किलो होता है। तो एसआई मात्रा का मतलब होता है कि उसको हम मापते हैं, उसमें द्रव्यमान को एसआई मात्रा किलो होता है, इसीलिए हम कोई भी द्रव्यमान को हम किलो में मापते हैं। उसी तरह अगर देखिएगा तो विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है, इसलिए विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पे करंट है तो यह नहीं ना कहेंगे कि देखो वहाँ पे प्यारे सर वहाँ पे 5 किलो करंट है, देखिए प्यारे सर हमें 3 किलो करंट है, एंगे तो नहीं ना कहेंगे। इसको हम किस में मापते हैं? तो एम्पियर में मापते हैं। अगर मैं इसको अमूमन एक अंदाजा, तो देखिए 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हुआ? करंट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ही बहता है। ठीक है, जैसे कि हमने आपको समझाया। तो देखिए 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको लिखने के लिए आपको क्या करना होगा? यहाँ पे 625 लिख देना होगा, एक जीरो लगा देना, उसके बाद आपको यहाँ पे 15 को जीरो अपने से लगा देना होगा, इस तरह। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि अगर किसी को 1 एम्पियर का करंट मारता है तो उसके शरीर में 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन साफ धाए दे जाएगा। इसीलिए देखिएगा, किसी को अगर 1 एम्पियर का करंट मारना दिया, साफ लगेगा, धाए दे एकदम हाथे नाच जाएगा। देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पर ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब होता है प्रति, ठीक है, और एस का मतलब क्या होता है? सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में, इसका मतलब होता है एक सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा जब किसी को 1 एम्पियर का करंट मारेगा। और इसको आप लोग याद करिएगा, यह एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो यह बहुत ही जरूरी है। अब चलिए हम लोग वोल्टेज और रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध के बारे में समझ लेते हैं। अब आप इसको ऐसे समझिए। देखिए, अभी हमने आपको करंट के बारे में समझाया और वहाँ पे हम आपको बताएं कि करंट क्या है, तो इलेक्ट्रॉन के बहने को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है ना, यही क्या करता है कि उसी में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो हम करंट बहने लगता है और हमारे घर में करंट आ जाता है। तो यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। देखिए, जो हमारे घर में करंट आता है, और आप जानते हैं कि करंट क्या में आएगा? तार में आएगा। और आप जानते हैं कि दुनिया का कोई भी चीज़ परमाणु से मिलकर बना है, यह बात आपको मालूम है।
ठीक है। और परमाणु में क्या क्या रहता है, तो इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि परमाणु में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो तार भी क्या हुआ, एक दुनिया का एक वस्तु हुआ, तो यानी कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन रहता है। और देखिए तार जितना मोटा होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन हचा के रहता है। इतनी पातली तार है, उसमें इलेक्ट्रॉन कम रहेगा। इतना मोटा तार आ गया, साफ इलेक्ट्रॉन भचभचा के उसमें रहेगा, गजर इलेक्ट्रॉन रहेगा। और असल में जो ट्रांसफार्मर होता है, यह क्या करता है कि यह केवल इलेक्ट्रॉन को धकेलने का काम करता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन पर केवल प्रेशर बनाता है कि नहीं तुम ये माहे चलो, ठीक है। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन पर प्रेशर बनाता है कि नहीं तुम अब चलो, तुम्हारे चलने का टाइम आ गया है, इसी को हम धकेलने को, धक्का देने को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। बस इसका यही मतलब हुआ वोल्टेज का। फिर से समझिए, देखिए आप जानते हैं कि तार में करंट बहता है। करंट बहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन हचाहच बह रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब बह रहा है तो उसको कोई धकेलने वाला भी होगा। कोई भी चीज़ है वह जब तक नहीं, आप पढ़े होंगे न्यूटन का पहला नियम, तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन जब रुका हुआ रहता है तो उसको कौन धकेलता है, तो उसको वोल्टेज धकेलता है। जब इलेक्ट्रॉन को कौन, आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन को कौन ढकेलता है, तो याद रखिएगा वोल्टेज ढकेलता है। और खूब वोल्टेज रहेगा तो यानी कि खूब इलेक्ट्रॉन को खूब तेज में ढकेलेगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। और आप एक गाना भी सुने होंगे कि लगे 440 वोल्ट का झटका छूने से तेरे। अब देखिए पता नहीं किसको छूने, सब आप लोग समझिए, लेकिन यहाँ पे आप लोग एक बात समझिए कि जो लड़की है सब, ये क्या कर रही है कि देह में ट्रांसफार्मर फिट करके घूम रही है। तीन सबसे बचिएगा, नहीं तो मार देगी, कहीं पे केकुले रह जाइएगा। और मेकअप पोतने के बाद, ठोड़ रंगने के बाद वाईफाई धरने लगती है, दूर से लगती है वाईफाई पकड़ के लगेगी करंट मारने। तो इन सबसे बचिएगा। मैं आपको बचने का बोल रहा हूँ, लेकिन मैं इस मामले में खुद सुरक्षित नहीं हूँ। तो आप वोल्टेज का मतलब तो समझ गए कि जो इलेक्ट्रॉन को ढकेलता है, धक्का देता है, इसी को हम क्या कहेंगे, वोल्टेज कहेंगे। और एक बात तो आप लोग जरूर जानते होंगे कि कोई भी चीज़ जब चलती है, ठीक है, तो उसमें बाधा उत्पन्न करने के लिए कोई ना कोई चीज़ आ ही जाती है। जैसे अगर आप एक लड़का है, अगर आप पढ़ने जाते होंगे तो देखिएगा बहुत सारा लड़की चक्कर बकर करती है, लगेगी नजरिया ने कितना सुंदर है, पढ़ने में बहुत तेज़ है, लगेगी सब नजरिया है ना। और आपके पढ़ाई में क्या करेगी, बाधा उत्पन्न करेंगी। अगर आप एक लड़की हैं तो लड़की के काम में तो लड़की ये बाधा उत्पन्न करता है। लड़का भाई इसमें हम कोई भी दोष नहीं देंगे, क्योंकि लड़का एकदम स्वच्छ प्राणी है, ठीक है। इसमें कोई भी आप गलत फहमी मत निकाल से लीजिएगा, लड़का एकदम शुद्ध है। जैसे देखिएगा कि अगर एक लड़की उस पर दे रही है लाइन, तो दूसरा लड़की का ये तू कह दे रही है, तो झोटे उजार लेंगे, उसको तो हम ना फंसा रहे हैं। तो लड़की के काम में लड़की ये बाधा उत्पन्न करती है। उसी तरह जब करंट चलता है तार में, यानी कि इलेक्ट्रॉन तार में बहता है, तो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए भी देखिए धकेलेगा कौन, तो वोल्टेज ढकेलेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए एक चीज़ आता है जिसको हम प्रतिरोध बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को कौन रोकता है, कहता है नहीं हम नहीं जाने देंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस क्या है, तो देखिए करंट में बाधा उत्पन्न करने वाले को हम क्या कहेंगे, रेसिस्टेंस कहेंगे। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब तार से इलेक्ट्रॉन बहता है तो इलेक्ट्रॉन को रोकने वाले को हम क्या कहेंगे, रेसिस्टेंस कहेंगे। और इलेक्ट्रॉन को ढकेलने वाले को क्या कहेंगे, वोल्टेज कहेंगे। बस बहुत ही ज़्यादा आसान है। और इसमें आप लोग एक बात और याद रखिएगा, देखिए तार जितना मोटा होता है उसका प्रतिरोध उतना ही कम होता है। प्रतिरोध कहने का मतलब क्या हुआ, प्रतिरोध कहने का मतलब हुआ कि उसमें करंट रोकने की क्षमता, ठीक है। और जब प्रतिरोध कम हुआ यानी कि करंट को कम रोकेगा। और कोई तार पतला होगा, देखिएगा उसमें करंट ज़्यादा नहीं आता है। काहे नहीं करंट आता है, चूँकि उसमें प्रतिरोध पूरा हुमच के भरल है, ठीक है। जैसे देखिएगा हम आपको रियली बता रहे हैं, देखिएगा जो लड़का ज़्यादा पतला होता है ना, देखिएगा बड़ी मिर्गिया टाइप का होता है, उसमें प्रतिरोध खूब ज़्यादा होगा। तो जो तार पतला होता है उसमें प्रतिरोध खूब होता है, इसीलिए क्या करता है कि करंट को कम आने देता है। आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि खूब सारा इलेक्ट्रॉन एक घर से निकल रहा है और एक घर का दरवाजा खूब मोटा है, तो इलेक्ट्रॉन धाए धाए निकलेगा भाई। अब एक घर का दरवाजा इतनी का पाती रहे और उसमें इलेक्ट्रॉन को अगर आप गुजार रहे हैं तो ससुर अड़स मड़स के निकलेगा, तो फिर कम निकल पाएगा। इसीलिए देखिएगा कि ज़्यादा मोट तार होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी खूब कूट कूट के भरा होगा, तो उसमें से प्रतिरोध भी उसमें कम होगा, तो धाए धाए निकलेगा। कम इतनी पात्र का तार ले लीजिएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हुआ कि बहुत ही कम हो जाएगा, और उसके बाद उसमें प्रतिरोध भी खूब ज़्यादा हो गया। तो उम्मीद है कि आप प्रतिरोध का मतलब आप समझ गए। अब चलिए हम लोग कुछ और भी चीज़ों को समझ लेते हैं। हम यहाँ पे पॉइंट बना दिए हैं करंट में मार, यानी कि आप समझिएगा कि मार हो रहा है यहाँ पे धाए धाए। देखिए आप लोग टंगस्टन का नाम जरूर सुने होंगे, क्या, तो टंगस्टन। और एग्जाम में इसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए टंगस्टन का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए अगर आप टंगस्टन से करंट को गुजारिएगा यानी कि उसमें करंट दीजिएगा, तो देखिएगा टंगस्टन क्या होता है, एकदम लाल हो जाता है और लाल होकर एकदम लगता है चमकने, ठीक है। तो अब क्यों चमकता है, इसका कारण यही है, देखिए
आप जानते हैं कि जब टंगस्टन में करंट गुजारिएगा तो टंगस्टन में प्रतिरोध भी होता है, हर एक चीज़ का प्रतिरोध होता है, रोकने वाला होता है। और वोल्टेज जब करंट को धकेलेगा और यह जब टंगस्टन में प्रवेश करेगा तो टंगस्टन का प्रतिरोध होगा, यह इसको लगेगा रोकने। अब देखिए वोल्टेज में आप प्रतिरोध में लगा मार होने, अब इसका जो प्रतिरोध होता है एकदम बरियार होता है, यानी कि इसमें जो करंट रोकने वाला होता है ये खूब बरियार होता है, वोल्टेज के साथ बरियार होता है, साफ फरिया लेता है। और जो फरियाएगा ना तो पूरा लगेगा साफ लाल हो जाएगा, साफ टंगस्टन लाल हो जाएगा और लगेगा चमकने। तो देखिए आप जानते हैं कि जब दो व्यक्ति में कभी भी मार होता है तो उसका तीसरा कोई ना कोई फायदा उठा लेता है। देखिए यहाँ पे जब मार हो रहा है, एक ओर से वोल्टेज मार कर रहा है और एक ओर से क्या मार कर रहा है, प्रतिरोध, आपस में लड़ रहा है, नहीं वोल्टेज कर रहा है नहीं टकलेंगे, ही कर रहा है नहीं टकले देंगे, और ये लाल हो गया। इसमें पिसा कौन रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पिसा रहा है। आप जानते हैं कि जब दो चक्की चलता है तो उसमें पिसता आटा ही है। उसी तरह यहाँ पर वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें से जब आप करंट को गुजारिएगा तो इसका प्रतिरोध होगा। अब ये क्या करेगा कि ससुरा करंट को जाए नहीं देगा, और हो गया क्या मार। अब तीसरा फायदा कौन उठाएगा, हम लोग उठाएंगे। हम क्या कहते हैं कि ससुरा इसमें जब करंट गुजार रहे हैं तो मार करके क्या कर ले रहा है, ये लाल हो जा रहा है खूब, और खूब प्रकाश देने लग रहा है, खूब चमक रहा है। तो हम सोचे हम तीसरा फायदा इसको, यानी कि मनुष्य तीसरा इसका फायदा उठाकर और इसको विद्युत बल्ब में लगा दिए। विद्युत बल्ब का मतलब समझते ना है, जो बल्ब करंट से चलता है। जैसे अब इसका उदाहरण क्या हुआ, देखिए आप 10 रुपया बल्ब खरीदते होंगे, जो सिसुआ का रहता है, मेरे पास होता तो हम बताते, जो लाल जलता है उसको जलाइएगा ना, देखिए खूब बिजली बिल लेता है। बिजली बिल यही ले लेगा क्योंकि यह जो 10 रुपया बल्ब होता है लाल का, ठीक है, सिसुआ का, देखिएगा तन से लगेगा फूट जाएगा, और उसका भीतरिया झिल्ली लेकर भरा होता है। वही जो झिल्ली होता है वही टंगस्टन का रहता है, और इसको अगर आप जलाइएगा तो बिजली बिल इसलिए ज़्यादा लेता है क्योंकि यहाँ पे मार होता है। और मार करने में क्या होता है, आप जानते हैं कि टंगस्टन जो है इसका प्रतिरोध खूब ज़्यादा होता है, और प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो यानी कि वोल्टेज भी इसको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो वोल्टेज भी खूब ऊंचा के रहता है, प्रतिरोध भी खूब ऊंचा के रहता है। तो वोल्टेज ज़्यादा होगा तो आप जानते हैं कि बिजली बिल ज़्यादा होबे करेगा, कस के मार होता है तो वोल्टेज का ज़्यादा खपत होता है। इसीलिए देखिएगा कि इसमें जो बिजली बिल आता है, अगर आप 10 रुपया लाल का वाला जलेगा तो ऊंचा के बिजली बिल देगा। हमारे यहाँ 15 रुपया दे रहा है, बहुत जगह देखिएगा 30 वाला रहता है, 30 वाला खूब बड़ा रहता है, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि क्या जो विद्युत बल्ब होता है उसके फिलामेंट में इसको फिट कर दिया जाता है टंगस्टन को, और वो देखिएगा पतला झिल्ली की तरह होता है। वो देखिएगा जब फ्यूज होता है ना, ससुरा टूट के यहाँ लगता है लटकने, सब इतनी पातिर होता है, उसको हाथ से धरेगा, स्प्रिंग टाइप का होता है, तो देखिएगा वो लगता है कि टूट जाएगा, इतना ज़्यादा पातर होता है। तो उम्मीद है कि टंगस्टन के बारे में समझ गए। इसमें जब करंट गुजारा है तो मार होता है, और जब मार होता है तो तीसरा कोई फायदा उठाता है, हम लोग फायदा उठा लिए। इसको क्या कहे कि रे ससुरा चल अब थोड़ा बॉल में फिट कर देते हैं, और हम लोग विद्युत बल्ब में, यानी कि जो लाल का बॉल होता है उसमें फिट कर दिए। पतार का देखिएगा झूलल रहता है, दोनों देखिए ना रस्सी की तरह बनले रहता है, वही टंगस्टन है, इतनी पातिर का रहता है। और देखिएगा जब आप जलाइएगा ना तो वही चमकता है। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। इसमें आप लोग ये कन्फ्यूजन मत रखिएगा। देखिए टंगस्टन का उपयोग वही एलईडी बल्ब में और मरकरी में नहीं होता है, ललके बॉल में होगा, ठीक है। आप हाइलोजन को देखिएगा, हम लाल का हाइलोजन उसमें भी क्या रहता है, टंगस्टन रहता है। वो जो देखिए ना कहीं बारात औरत आया होगा तो उसको लगाया जाता है, इतना बड़ा होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसका कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा होता है नाइक्रोम। ये भी भाई बहुत ज़्यादा फेमस है, इससे भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन बन जाएगा, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि बताइए टंगस्टन का उपयोग कहाँ होता है। तो याद रखिएगा विद्युत बल्ब में, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में इसको टंगस्टन का उपयोग कर लिया जाता है। अब देखिए नाइक्रोम से जब करंट गुजरेगा ना तो यहाँ पे होगा मार, चूँकि नाइक्रोम में भी क्या होगा, प्रतिरोध होगा, यानी कि रोकने वाला होगा, हर एक चीज़ का प्रतिरोध होता है। और इसमें अगर वोल्टेज देखिएगा तो दोनों जगह मार होगा, और इसमें जब मार होगा ना तो देखिए ये क्या होता है कि यह भी पूरा लाल हो जाता है, लाल ये भी होगा, लाल ये भी होगा। लेकिन इसमें क्या अंतर है, ये लाल होकर लगेगा गर्मी देने, खूब गर्मी देगा, सब लगेगा कि जरा देगा। तो इसका उपयोग हम क्या कर लिए, हीटर में कर लीजिए, ठीक है। आप जानते होंगे अगर हीटर आपके पास होगा, हीटर से क्या करते हैं, देखिएगा गर्मी के ठंडी आ गया है तो उसके पास हाथ सेकते हैं, ठीक है। तो आप नाइक्रोम का मतलब समझ गए। और इसको भी अगर आप हीटरिया का भीतरिया देखिएगा ऊपर स्प्रिंग टाइप का रहता है, और ऐसे ऐसे करके रहता है। और देखिए इस देखिएगा आप लोग सोचिएगा ऐसे कि क्या सर नाइक्रोम के तार को हम सीधा नहीं रख सकते हैं। आप देखिएगा जो हीटर होता है उसमें जो तारवल रपेटा रहता है नाइक्रोमुआ का, इस ससुरा का नाचा यानी कि कोयल की तरह, कोयल स्प्रिंग की तरह गोल गोल करके और इसको टेढ़ा लपटा जाता है, ठीक है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कम जगह में जगह कम छेके और तार खूब बड़का हो। जितने तार बड़का रखिएगा ना उसमें हुमचा के प्रतिरोध रहेगा और खूब ज़्यादा यह गर्मी देगा। इसका कारण यही है, हालांकि दूसरा कॉन्सेप्ट है। तो आप नाइक्रोम वाला तो कॉन्सेप्ट समझ गए, तीसरा फायदा हम उठा लिए। और एक होता है तांबा, तांबा मतलब कि कॉपर। अब देखिए कॉपर में से जब करंट गुजारा गया तो इसका विशेषता क्या है, ये लाल और
गर्मी वर्मी नहीं दिया, इसमें जब करंट गुजारा गया तो ये लगा एकदम नाचने। तो हम भाई होशियार हो गए, हम कहे कि रे ससुरा चल तरह का पंखा में फिट करते हैं। तो इसको हम कहाँ फिट कर दिए, तो पंखा के कॉइल में। आप देखिएगा जो सेलिंग फैन होता है जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, या फिर जो स्टैंड फैन भी होता है उसके देखिएगा उसमें कौन सा तार का उपयोग किया जाता है, कॉइल के रूप में, लपेटने के रूप में, तो कॉपर यानी कि तांबा का तार का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग इतने सारी चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग फेज और न्यूट्रल के बारे में समझ लेते हैं। फेज और न्यूट्रल को आप ऐसे समझिए थोड़ा प्रैक्टिकली। देखिए यहाँ पे आप तार देख रहे हैं, और किसी में तार भी आप देखिएगा तो दो गो तार होता है, तार में भी दो गो तार होगा। देखिए यह वाला, और देखिए इस तार में अगर आप देखिएगा तो एक जो तार है यह लाल है और दूसरा तार ब्लू है। तो जो लाल तार है इसको हम फेज बोलते हैं, और इसका काम क्या होता है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन एम आता है, और जो दूसरा तार देख रहे हैं एम इलेक्ट्रॉन जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हम दो गो तार है ना, इसका मतलब कि दोनों माहे खूब करंट आएगा। अरे करंट दोनों माहे नहीं ना आ रहा है, करंट हो तो एक ही गो माहे आ रहा है, एक गो माहे जा रहा है। देखिए करंट का एक खराबी है, इसका भी यही वाला कॉन्सेप्ट है। जैसे आप देखिएगा कि कोई भी चोर है जब चोरी करने जाता है तो वो पहले देखता है कि हम भागे के माहे, अगर भागने का रास्ता नहीं है तो चोरी नहीं करेगा। जैसे आप लोग बचपन में होंगे, देखिएगा कौन को मारना होता था छोटे चक में, तो आप देखते थे कि अगर उसको मारेंगे तो के माहे भागेंगे, अगर मान लीजिए कि भागने का रास्ता बंद है तो उसको आप मरबे नहीं करते थे। तो उसी तरह इसमें होता है, अगर करंट जब आता है एक तार में, सबसे पहले क्या देखता है कि हम आ तो जाएंगे लेकिन भागने का रास्ता है कि नहीं, यानी कि जाने का रास्ता है कि नहीं। अगर जाने का रास्ता होगा तभी यह करंट अपना काम करेगा। देखिए ये माहे करंट आ गया, ठीक है, और ये माहे करंट जाएगा, तो दो गो तार रहता है इसीलिए बल्ब जलता है। अगर मान लीजिए कि हई तारवा को काट के हटा दिए, खाली लालका तारवा को रख दिए, तो ये केवल फेज हो गया। ठीक है, देखिए लालका को हम फेज बोलते हैं, इसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। ये माहे खाली करंट आएगा लेकिन जाने का रास्ता नहीं है, इसीलिए करंट नहीं मारेगा। इसीलिए आप देखिएगा जब ये गो तार रहता है ना तो करंट नहीं मारता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। लेकिन आप अगर जमीन से संपर्क नहीं है, जैसे आप कुर्सी पर चढ़ जाइएगा और एक एक तार को एक प्लग में ठोक दीजिएगा, कुर्सी पर चढ़ गया, प्लास्टिक का कुर्सी होना चाहिए, भीगा नहीं होना चाहिए, गोड़ में चप्पल पहन लीजिए और उसके बाद एक तारवा को प्लग में जोड़ के छुइएगा। भाई छुइएगा नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मैं आपको, ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा भाई, मैं बताऊँगा भी नहीं। तो देखिए एक तार से अगर कोई ऐसा छूता है तो देखिए एक तार में करंट नहीं मारता है, इसलिए नहीं मारा चूँकि करंट आ तो गया, ठीक है, लेकिन उसको जाने का रास्ता नहीं मिला। लेकिन वही अगर आप जमीन पे खड़ा हो गए तो ये तार हो गया फेज और आप में करंट आ गया तो ये भी आप भी फेज हो गए, लेकिन जाने का रास्ता मिल गया। चूंकि धरती से आप संपर्क में ना है, धरती न्यूट्रल बन जाएगा। न्यूट्रल का सबसे बड़ा का स्रोत धरती हो गया, आ गया और धरती में चल गया। आप जानते हैं धरती में भी करंट चल जाता है, इसीलिए झनाक दे मार देता है। करंट जब भी मारेगा तो वो खोजता है कि हम आ जाए तो जाएंगे लेकिन जाने का रास्ता चाहिए। उसी वही देखिएगा जितने भी हमारे घर में तार होता है उसमें दो गो तार दिया होगा, ये माहे करंट आएगा, ये माहे करंट जाएगा। अगर आप देखिएगा तो फेज ज़्यादातर लाल होता है, लेकिन जो न्यूट्रल होता है इसको उजला कर दिया जाता है, इसको काला भी कर दिया जाता है। ज़्यादातर केस में काला होता है ताकि जो बिजली मिस्त्री है उनको अच्छे से समझ पाए। बहुत बार इसको ब्लू भी कर दिया जाता है, नीला भी कर दिया जाता है, हरा भी कर दिया जाता है, पीला भी कर दिया जाता है, अलग अलग रंग होता है। लेकिन यह ज़्यादातर लाल ही होता है, और ज़्यादातर करिएगा तो नारंगी हो, लाल होगा नारंगी होगा फेज, लेकिन यह अलग अलग कलर का हो सकता है। तो इसीलिए आप देखिएगा घरों के तारों में दो गो तार होता है, या फिर देखिएगा ट्रांसफार्मर से जो लाइन आता है उसमें देखिएगा तीन गो तार होता है। तो तीन गो तार उसमें यही होता है, देखिए दो गो तार फेज होता है, दो गो तार में इलेक्ट्रॉन बहता है, लेकिन जो एगो तार होता है उसमें क्या होता है, जो एगो तार वो रहता है वह न्यूट्रल का काम करता है। दो गो तार में इलेक्ट्रॉन आएगा और एगो तार में इलेक्ट्रॉन जाएगा। अगर जाने का रास्ता नहीं होगा, यानी कि करंट को जाने का रास्ता नहीं होगा, तब वो करंट नहीं मारेगा। ये बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि दो गो तार है इसका मतलब कि ज़्यादा करंट आएगा, यानी कि दोनों में करंट आ रहा है। अगर चार गो जोड़ दिए तो हम चाह के करंट आएगा, तो ऐसा बात नहीं है भाई। अगर चार गो तार है, मान लीजिए कि दो गो तार ऐसा नॉर्मली है, अब दो गो तार में घर वाला में देखिएगा तो दो गो उसमें और भी दो करके लपेटा रहता है, तो एगो से आएगा एगो से जाएगा, एगो से आएगा एगो से जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको यह वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फेज और न्यूट्रल को तो समझ गए। फेज क्या होता है कि जिसमें करंट जे माहे करंट आता है, और न्यूट्रल क्या होता है कि जे माहे करंट जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। और देखिए अब हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में समझ लेते हैं। क्या, तो कंडक्टर और दूसरा होता है इंसुलेटर। अब इसका मतलब क्या होता है इसको भी आप समझ लीजिए। देखिए कंडक्टर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं चालक। और इंसुलेटर में क्या होता है, तो इंसुलेटर को हिंदी में हम बोलते हैं कुचालक, या आप इसको अचालक भी बोल सकते हैं। कुचालक या अचालक इसको बोलते हैं। अब चालक क्या होता है, देखिए जे माहे करंट आ जाए चल जाए। देखिए करंट आएगा तो जाने का भी रास्ता चाहिए, नहीं तो करंट मरबे नहीं करेगा। तो जे माहे करंट आ जाए चल जाए उसको हम क्या बोलेंगे, चालक बोलेंगे। जैसे तार हो गया, तार मतलब समझिएगा विद्युत वायर,
जो यह वाला तार, तो ये तार में करंट आ जाता है, चल जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, चालक बोलेंगे। तांबा हो गया, तांबा का भी तार होता है, तांबा में करंट आ जाएगा, चल जाएगा, तांबा चालक। एल्युमिनियम में करंट आ जाता है, चल जाता है, एल्युमिनियम भी चालक। और पूछेगा आपसे कि वो कौन सा धातु है जिसमें सबसे ज़्यादा करंट आता है, यानी कि जिसकी चालकता सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा चांदी का, चूंकि चांदी में बहुत करंट आता है, तांबा में तनी में नहीं आता है, लेकिन चांदी के तार होगा तो हम चाह के सब हुचुचा के करंट देगा। और चांदी का तार इसलिए नहीं जोड़ा जाएगा चूंकि ससुरा दिने में खोल लेगा, दिने में खबर आएगा कि इस गांव के इस थाना में दिने का 4 गो लफुआ या काटा धीरा का ट्रांसफार्मर लेके भाग गया, तो ट्रांसफार्मर संहिते लेके भाग जाएगा और चांदी के तार लगा दिया जाएगा। तो इसीलिए कॉपर का, इस सब का, एल्युमिनियम का लगाया जाता है, सिल्वर का भी लगा दिया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा चालकता किस में होता है, चांदी में होता है, उसमें खूब हमचा के करंट आता है। और सोना में भी करंट आ जाता है, तो सोना भी चालक में आ जाएगा। और एक होता है कुचालक, यानी कि कुचालक को अचालक भी बोलते हैं, जिसमें करंट नहीं आए भैया। जैसे ये प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक का मारकर इसमें करंट आ जाएगा, नहीं ना आएगा, तो इसको हम कुचालक बोलेंगे या फिर अचालक बोलेंगे। जैसे लकड़ी हो गया, इसमें करंट आएगा, नहीं आएगा, इसको कुचालक या अचालक बोलेंगे। अब आप इसको ऐसे समझिए, देखिए कौन कौन लड़की देखिएगा वो ससुरा 100 गोड़ा का लाइन में लगले रहती है, 100 गोड़ा को फिट कर लेगी, लेकिन कौन कौन को देखिएगा, मान के चलिए 10 गोड़ा का रख ली, 10 गोड़ा है उसके फाइनल में, तो उसके बाद वो लाइनें नहीं देगी। मान के चलो दूसरा कौन आ रहा है कि हम उसमें फिट हो जाए, तो कहेगी बैक मुझे उसा कचिंग पीछे पड़ रहा है ना, से अगर ताकेगा मुँह अट के है, मैं मुँह घुमा लेगी, क्या मुँह घुमा ले, चूँकि उसका पूरा फूल है, उस लड़के को नहीं आने दे रही है। उसी तरह जो कुचालक होता है, ये करंट से मुँह घुमा लेती है, कहती है मुझे ऐसा कंचिन पीछे पड़ रहा है, तो ये मुँह घुमा लेता है, इसीलिए इसको कुचालक कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।